Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Beta, now this is again P3 for A-level economics. हमारा attempt है अक्टूबर नवंबर 2023. सिलेबस कोड हमारा 9708. पेपर 3 वेरिएंट 3. हमारा पेपर 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर होगा. हमें 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना है. 15 मिनट हमको अपनी रीचेकिंग पे लगाने हैं. ठीक है. अब आपके पास जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? The diagram shows the marginal utility from consumption of quantities of good X. ठीक है. आप देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है वो जिस तरह हमेशा उसका कॉन्सेप्ट है डिक्लाइन होने का, वो इस तरह डिक्लाइन हो रही है. ठीक है ना. ये आपके पास डिक्लाइन हो रही है. अच्छा जी. अब मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द आंसर्स, ये कह रहा है आपसे what happens to the total utility as consumption of x rises from 1 to 6. अब सीधी सी बात है, इसी के साथ अगर हम टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पर इस जीरो पॉइंट को जहाँ एम यू जीरो है उसको कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता है एक सिचुएशन वो ये है कि जब आपके पास एम यू आपका जीरो पर होगा तो आपका टी यू जो है वो होगा मैक्स पर. तो आपने अपने पास टोटल यूटिलिटी बनाना है इस तरीके से. ठीक है ना. ये आपके पास टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट के बाद इस तरह डिक्लाइन हो जाएगा. ये आपका टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गया. ठीक है. अब ये इसमें आंसर हमारा क्या होगा कि 1 से लेकर 5 तक क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और 5 के बाद गिर रहा है. इट राइजेस कंटिन्यूअसली, इट फॉल्स देन राइज, इट फॉल्स कंटिन्यूअसली, इट राइजेस एंड देन फॉल्स. क्या आंसर होना चाहिए? सोचने वाली बात है. इट फॉल्स कंटिन्यूअसली हो नहीं सकता, इट फॉल्स एंड देन राइज हो नहीं सकता, लेकिन इट राइजेस एंड देन फॉल्स जरूर हो सकता है. यानी बी का बिल्कुल ऑपोजिट जो कि डी है. तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है फिर गिरने लगती है. ठीक है ना. तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है. अब आ जाते हैं अगले एमसीक्यू पे, जो कि है एमसीक्यू नंबर 2. एमसीक्यू नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? An indifference curve is typically drawn with the convex shape. Convex shape का क्या मतलब होता है? इस तरह, इसको convex shape बोलते हैं. Which economic concept explains the reason for this convex shape? Convex shape के पीछे क्या रीजन होता है? ठीक है ना. पहली बात ये है कि हमने जो है वो इंडिफरेंस कर्व में, आईसी के कर्व में एलोकेटिव एफिशिएंसी नाम की कोई चीज पढ़ी है? कैंसिल आउट करो उसको. ठीक है. क्या हमने इंडिफरेंस कर्व में पहले तो ऑप्टिमैलिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी. क्या हमने इंडिफरेंस कर्व में इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट सीखा है? बिल्कुल सीखा है. मगर उसके लिए हमें जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करना होता है, जिसमें हमारे पास इस तरह एक बजट लाइन बनती है और इस तरह एक इंडिफरेंस कर्व बनता है. ठीक है ना. ये दोनों चीजें होंगी तो इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हम जो है वो एम यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई ओवर पी वाई के जरिए बता सकते हैं. ठीक है ना. फिर ये कह रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं डी एम आर एस. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इसका मतलब होता क्या है कि जैसे ही कंज्यूमर जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई. ठीक है ना. हमारे पास दोनों एक्सेस पे हैं. तो जैसे ही कंज्यूमर एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता है और वाई का रिड्यूस करता है तो उसे वाई के जो है वो ज्यादा यूनिट्स फॉरगो करने पड़ रहे हैं. ठीक है ना. इसको जरा आपको मैं इस तरीके से समझा दूं. ये आ गया आपका वाई और ये आ गया आपका एक्स. ठीक है. या आप इसको ऑपोजिट कर लें, एक्स कर लें और वाई कर लें, मसला नहीं है. ठीक है. जैसे ही कंज्यूमर जो है वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता है, जैसे ही कंज्यूमर जो है वो एक्स का कंजम्पशन जो है वो बढ़ाता है, तो उसकी वजह से उसको जो है वो मसला उसके साथ ये होता है कि उसको जो है वाई का कंजम्पशन घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. ठीक है. अब वो वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो ऑब्वियस है कोशिश करेगा कि यार जो वाई की यूनिट्स है वो कम से कम उसको फॉरगो करने पड़े. ठीक है ना. अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, ये इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ये होता है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब इस तरीके से कर्व को ड्रॉ करने के लिए हमें जो है वो आईसी को कॉन्वेक्स बनाना पड़ता है. ठीक है. ये जो आपका एम आर एस है ना, ठीक है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
आप नोट करें बेटा कि आपको गेन ज्यादा हो रहा है, फॉरगो कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन बनने की जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे ही कंज्यूमर जो है वो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता है और वाई की कंजम्पशन को गिरा रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या चाहता है, वो जो है वो वाई की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स जो है वो एक्स के एक यूनिट के बदले में छोड़ने को तैयार नहीं होता। यानी अगर उसको एक्स का एक यूनिट मिल रहा है तो वाई के उसको ज्यादा यूनिट्स छोड़ने पड़ जाएंगे, तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वाई की वैल्यू उसके लिए बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि जितना आप एक चीज कम बाय करेंगे उतना वो आपको ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगेगा ना। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आ जाते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको उसको इन डेप्थ इन डिटेल समझाने की कोशिश की है। अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो आएगा आपके पास व्हाट इज मोस्ट लाइकली द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब आपके पास प्रिंसिपल और एजेंट यानी दो लोगों के दरमियान जो है वो लड़ाई होने लग जाए, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये हो कि यार इकोनॉमी में जो है वो या फर्म जो है, कोई दो लोग हैं, एक कस्टमर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे, दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, मैनेजर और सब ऑर्डिनेट्स है, मैनेजर और ओनर है, शेयर होल्डर और कस्टमर है, ठीक है ना, दोनों की आपस में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जरा एक एक को। इंश्योरिंग द एक्शंस ऑफ एजेंट्स आर नोन बाय द मैनेजर्स। इसमें तो फड्डा होगा ही नहीं ना, दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लिंकिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ मैनेजर्स विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। इसमें भी फड्डा नहीं होगा अगर दोनों मिल गए, ठीक है ना। रिमूविंग फ्रॉम मैनेजर्स द अपॉर्चुनिटी टू होल्ड शेयर्स, यानी मैनेजर जो है वो शेयर्स नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब मैनेजर से शेयर होल्ड करने का मौका छीन लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम जो है वो तब होता है जब मैनेजर यानी एजेंट्स, यहां पर इस एग्जांपल में मैनेजर्स जो कि एजेंट का काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल अलग है एजेंट अलग होता है, ठीक है ना। तो मैनेजर जो कि एजेंट्स का काम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए काम करें, ना कि शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैनेजर्स के पास शेयर्स हों तो उनका इंटरेस्ट शेयर होल्डर से अलाइन हो जाता है, राइट। अब ऐसे सिनेरियो में जो है जब हम उनसे शेयर्स छीन लेंगे ना, तो ये अलाइनमेंट जो है वो खत्म हो जाती है और प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों फिर एक साथ मिलेंगे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि मैनेजर जब उस नजरिए से सोचेगा कि कंपनी कैसे बूस्ट हो, अब वो शेयर होल्डर को फायदा देने के नजरिए से नहीं सोच रहा। प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कंपेल एजेंट्स टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो फड्डा खत्म हो जाएगा ना बेटा। इसीलिए आपके पास इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाते भाई। नंबर 4 आपको क्या कह रहा है? नंबर 4 आपसे कह रहा है द टेबल शोज अ फर्म्स टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपके पास, ये सारी जो भी हैं आप नोट कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज अनचेंज, ठीक है ना। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल? एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्यों ये बात फैक्ट है सर? क्योंकि बेटा देखो, आपके पास जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो पहले 1000 डिवाइड बाय 1 था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रहा था 1000, अब जो है वो 1000 डिवाइड बाय 6 होगा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जाहिर सी बात है वो 1000 से लेस ही आ रहा होगा, ठीक है ना। ये आ रहा है 167, ये कैलकुलेट भी कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट लग रहा है हमें। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये बात गलत है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारे पास गिरनी चाहिए, अगर सी सही है तो, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरनी चाहिए भाई। 1000 डिवाइड बाय 1
1000, 2000 डिवाइड बाय 2000, 3000 डिवाइड बाय 3000, 4000 डिवाइड बाय 4000। तो इसका मतलब ये है कि वो गिर नहीं रही, तो आंसर गलत हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज, कांस्टेंट है तो राइज भी नहीं हो रही ना, ठीक है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, नंबर 4 का। अब आ जाते हैं हम अपने पास अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक सेकंड जी। अब आपके पास है द डायग्राम्स रिलेट टू इंडस्ट्री एक्स P5, ठीक है ना। अब आपके पास जो है वो P5 का इशू ये है कि द डायग्राम्स रिलेट टू इंडस्ट्री एक्स। अच्छा बेटा, एक मिनट आप लोग रुकिएगा। द डायग्राम्स रिलेट टू इंडस्ट्री एक्स P5 इज द ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। आई एम पॉजिंग द क्लास फॉर जस्ट 20 seconds, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओके गाइस, सो वी आर बैक। ओके, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर, अच्छा जी, P5 इज द ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो P5 हमारे पास ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है आपसे? एवरेज कॉस्ट मार्केट फॉर एक्स, सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इन इंडस्ट्री एक्स, ठीक है। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस? अब देखो, पहली बात ये कि जब आपके पास जो है वो आ, आप जो है आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में इन इंडस्ट्री एक्स, तो जाहिर सी बात है गुड एक्स का ही इंक्रीज आएगा, ठीक है। अब गुड एक्स के इंक्रीज के लिए हम जो है वो P5 से P7 पे जाएंगे, सिर्फ एक्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बी और सी हो गया गलत, रह गया ए और डी, ठीक हो गया। अब इंप्रूवमेंट आ रही है ना, इंप्रूवमेंट का मतलब ये कि सप्लाई कम होगा या सप्लाई बढ़ेगा? तो भाई सप्लाई तो बढ़ेगा, सप्लाई कम तो नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तभी तो मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आ गई होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इसलिए आपके पास आपकी एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन होगी। आप देख सकते हैं आपकी एवरेज कॉस्ट भी डिक्लाइन हो रही है, इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी रेस्टोरेंट chain purchased a large coffee bean farm in Costa Rica. The farm has research and development facilities to study specific disease that devastate the coffee bean crop. How is this type of takeover classified? अच्छा जी, वर्ल्ड फेमस कॉफी रेस्टोरेंट ने क्या किया है? कॉफी बीन फार्म परचेज कर लिया है, यानी अपने ही प्रोडक्शन प्रोसेस पे वो बैकवर्ड चला गया, तो वर्टिकल बैकवर्ड हो गई, सिंपल। बड़ा आसान था ये तो यार, वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वर्टिकल फॉरवर्ड है नहीं क्योंकि पीछे जा रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है, विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अ फर्म टू प्रैक्टिस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इफेक्टिवली? अच्छा देखो, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में फर्म्स जो है वो अलग अलग ग्रुप से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है ना। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अलग अलग हो, यानी सेगमेंटेशन हो, ठीक है ना। और एक मार्केट से दूसरे में जो है वो आर्बिट्रेशन ना हो सके, ठीक है ना। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मस्ट बी इन द सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कस्टमर मस्ट बी डिवाइडेड, डिवाइड होगा तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। आपने क्या किया, सेगमेंट कर दिया इनटू सेपरेट मार्केट्स फॉर द सेम गुड, ठीक है ना। ये पॉसिबल आंसर मेरा हो सकता है। ईच सेपरेट मार्केट मस्ट हैव आइडेंटिकल प्राइस इलास्टिसिटीज,
जब पीईडी सेम है तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लाई नहीं कर सकते। प्राइस अंडरकटिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटर अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकता। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो आपके पास बचा क्या, बचा आपके पास बी। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? नंबर 8 कह रहा है a traffic study concluded that there would be significant benefits if 10% of car drivers switched to using motorcycles during peak traffic times. Which benefit of this change would be considered as a private benefit? प्राइवेट बेनिफिट वो बेनिफिट होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन को मिले जो एक्शन ले रहा हो। ठीक है ना, यानी जो कंजम्पशन प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जो लोग मोटरसाइकिल पे स्विच करते हैं उनकी जो जर्नी है वो तेज हो जाएगी। ठीक है ना, वो टाइम पे पहुंच पाएंगे, उनका फ्यूल कम लगेगा। ये सारे उनके प्राइवेट बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। फास्टर जर्नीज फॉर दोज हु कंटिन्यू टू गो बाय कार। अब जिन्होंने जिन्होंने सुने बात को, मोटरसाइकिल ली है, उनकी बात तो नहीं हो रही। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर ऐसे लोगों को भी फायदा होगा जो पहले गाड़ी में नहीं जा रहे थे, मगर अब ट्रैफिक कम हो गया तो गाड़ी में जा रहे हैं, एक्सटर्नल। ठीक है ना, थर्ड पार्टी को आ गया। फास्टर जर्नीज फॉर दोज हु स्विच टू मोटरसाइकिल्स, ये डायरेक्ट प्राइवेट बेनिफिट हो सकता है। ठीक है ना। ए गलत हो गया, बी सही हो गया आपका। ठीक है। इंक्रीज सेफ्टी फॉर साइक्लिस्ट, ये भी थर्ड पार्टी है। ठीक है ना। पेडेस्ट्रियन थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। Which condition are most likely to reduce the accuracy of cost benefit analysis in decision making? यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो एक्यूरेसी है उसको कम किया जाए। कैसे कम हो सकता है वो? ठीक है ना, देखो हम देखते हैं वो क्या कह रहा है हमसे। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू टोटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी प्रोपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स कितने हैं कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ठीक है ना। फिर ये आपसे कह रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल बेनिफिट्स दैट आर इन द फ्यूचर। देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसकी एक्यूरेसी कब रिड्यूस होगी? जब टू मच एक्सटर्नलिटीज अकर हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, और फ्यूचर में भी जो है ना खतरा दिखाई दे रहा हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट्स ज्यादा हो। ठीक है ना, अब इनको आप मनी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट का नुकसान जो हो रहा है, जो सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल। और अगर फ्यूचर में भी ज्यादा कॉस्ट और बेनिफिट्स होंगे तो फ्यूचर वैल्यूज को भी जो है उसकी डिस्काउंटिंग करना बड़ा ही एक अजीब सी बात है। ये चीजें बड़ी अनसर्टन है। तो दोनों चीजें एक साथ अगर हाई होंगी ना तो जाहिर सी बात है एक्यूरेसी कम से कम होगी। ये हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है इसका, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके भी बता दिया। तो आंसर इज ए। बी सी डी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों हाई कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। नंबर 10, what is consistent with a movement towards पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, यानी आप जो है वो पेरेटो एफिशिएंट बन रहे हैं तो क्या चीज इसमें कंसिस्टेंट होगी? when negative externalities lower the utility of an individual, इसका पेरेटो एफिशिएंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पेरेटो एफिशिएंसी ताल्लुक पहली बात इसका है नहीं। दूसरी बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि यार जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से किसी की यूटिलिटी कम होती है तो जाहिर सी बात है वो अब कंजम्पशन को गिराएगा तो उससे ओवरऑल जो है वो प्रोडक्शन भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो तो पैरेट तो जो है वो ऑप्टिमैलिटी की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है ना। फिर वो कह रहा है व्हेन कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज नॉन राइवल। भाई नॉन राइवल कंजम्पशन किसकी होती है? पब्लिक गुड्स की होती है। ठीक है ना। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी से तो उसका कोई ताल्लुक बन नहीं रहा। ठीक है, तो उसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक ट्रांजैक्शन या कोई एक चेंज किसी एक पर्सन को फायदा देता है तो वो और किसी को भी हमें कोशिश करनी कि वर्स ऑफ ना करे। ठीक है ना। अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के अंदर हम ये
हैं पेरेटो इनएफिशिएंसी पे, ये मूव होते हैं पेरेटो एफिशिएंसी की तरफ, पेरेटो इंप्रूवमेंट की तरफ, ठीक है ना। द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी अदर पर्सन वर्स ऑफ, ये आ गई डेफिनेशन आपके पास, ठीक है ना। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की हमारे पास डेफिनेशन, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस टू मेक वन नेशन बेटर ऑफ, नेशन नहीं होता, नेशन और ट्रेडिंग पार्टनर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब आते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ठीक है, विच एरिया turns out from economic rent in the short run to transfer earnings in the long run, ठीक है। पहली बात, ये आपके पास शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है और ये आपके पास यहां पर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इकोनॉमिक रेंट जो वेज एक्चुअली मिलती है, ठीक है, एक इंसान को, सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक रेंट जो है वो क्या है, बेसिकली जो वेज एक्चुअली मिलती है ना, माइनस द मिनिमम वेज जो एक वर्कर को काम करने के लिए एक्सेप्ट करनी है, यानी माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। भाई ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है कि मिनिमम वेज जो वर्कर को काम करने के लिए दी जाए जिससे वो एक्सेप्ट करता है, और इकोनॉमिक रेंट क्या है, जो वेज एक्चुअली मिलती है माइनस द मिनिमम वेज जो काम करने के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में सप्लाई इनइलास्टिक है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इकोनॉमिक रेंट ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपके पास सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है। अब यहाँ पर वर्कर क्या है, वर्कर जो है वो फर्म की मजबूरी है, तो उसे ज्यादा इकोनॉमिक रेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉन्ग रन में सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो जाता है, तो ज्यादा वर्कर्स आ जाते हैं ना मार्केट में, तो इकोनॉमिक रेंट जो है ना वो कम हो जाता है और वो ट्रांसफर पेमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायग्राम में एरिया वाई जो है, ठीक है ना, एरिया वाई का जो हिस्सा है, जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के बिल्कुल बीच में ये वाला एरिया, ठीक है, ये शॉर्ट रन में इकोनॉमिक रेंट था, इकोनॉमिक रेंट इन शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन में ये ट्रांसफर अर्निंग्स बन जाएगा। अब देखते हैं आंसर। पहली बात, एक्स तो हो नहीं सकता ना, ठीक है ना, ए तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, एक्स जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक रेंट है, जो लॉन्ग रन में भी रेंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई, अगर बी की बात करते हैं, एक्स प्लस वाई मिलाकर ज्यादा ब्रॉड एरिया बन रहा है, ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास देखा जाए तो आंसर होगा नहीं। अब देखते हैं वाई, एरिया वाई शॉर्ट रन में आपका इकोनॉमिक रेंट था, लेकिन लॉन्ग रन में ये ट्रांसफर अर्निंग्स में या ट्रांसफर पेमेंट्स में, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं, ट्रांसफर अर्निंग्स कहेंगे, बल्कि ट्रांसफर अर्निंग्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और y प्लस जेड जो है आपका, जिसमें z भी, जैसे कि y प्लस जेड में z भी शामिल है, तो ट्रांसफर अर्निंग्स है दोनों केसेस में, ठीक है ना। y प्लस जेड, जेड तो दोनों केस में ट्रांसफर अर्निंग ही है। अब जरा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था डिमांड सप्लाई से, ये आपके पास समझें डिमांड सप्लाई बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपके पास जो है वो, ये आपके पास आ जाएगा एक एरिया, ठीक है ना, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा दूसरा एरिया। सो हमारे पास है इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग्स। ये हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है मगर एमसीक्यू का गलत नहीं होना चाहिए। ये दो एरियाज हैं, जो ये एरिया ना, ये एरिया कहलाता है इकोनॉमिक रेंट और ये एरिया कहलाता है ट्रांसफर अर्निंग्स। सर क्यों?
क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग्स आर द मिनिमम पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू कीप अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन in its current use, whereas economic rent is any surplus income earned above the transfer earning. ठीक है ना? यानी जो एक्टर्स का रेट चल रहा है हायरिंग का वो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए फिल्म के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप SR के को हायर करेंगे तो वो 2 करोड़, तो वो बेसिक पे है, उसको आप 10 करोड़ और देने पड़ेंगे एज एन इकोनॉमिक रेंट। बात समझ रहे हैं? ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। चले भाई, नंबर 12 पे आ जाते हैं। नंबर 12 आपको क्या कह रहा है? Which policies might a government introduce to increase marginal productivity of labor? MPL। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को जाहिर सी बात है बढ़ाने के लिए एजुकेशन तो देनी पड़ेगी। तो अब आपके पास ये हो गया, ए और बी हो गया गलत, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बेटर एजुकेशन के साथ आगे कह रहा है टैक्स अलाउंस फॉर कैपिटल गुड्स। अब देखो टैक्स अलाउंस मिलेगा कैपिटल गुड्स का, जैसे कि पहले बेटर एजुकेशन की बात करते थे, तो वर्कर्स ज़्यादा स्किल्ड होंगे तो ज़्यादा MRP आएगा, ठीक है ना। अगर टैक्स अलाउंस कैपिटल गुड्स पर मिलेगा तो फर्म ज़्यादा कैपिटल खरीद सकेंगी, ठीक है ना। और वर्कर्स को बेटर टूल्स ऑफ वर्क मिलेंगे, जिससे ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोनों में यस होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज रिलेटिव पॉवर्टी इन अ कंट्री? बहुत आसान है। इंक्रीजिंग मींस टेस्टेड बेनिफिट लेवल्स। मींस टेस्टेड बेनिफिट लेवल्स को बढ़ाना का मतलब ये होता है कि गरीब लोगों की इनकम बढ़ जाए। यानी आप जो है वो सबके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको फिर आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है और फिर आप उनको पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है ना। ट्रेड यूनियन की पावर बढ़ा देंगे तो भी गरीबों को फायदा होगा। तो दोनों से रिलेटिव पॉवर्टी कम हो जाएगी। मेकिंग द टैक्स सिस्टम मोर प्रोग्रेसिव, इससे भी रिलेटिव पॉवर्टी कम होगी, बचा गया। रिमूविंग द नेशनल मिनिमम वेज। रिलेटिव पॉवर्टी तब होती है जब किसी की इनकम जो है वो एवरेज इनकम ऑफ द सोसाइटी से नीचे हो, ठीक है ना। तो मिनिमम वेज हटाने से जो लो पेड वर्कर्स हैं उनकी वेज ऑब्वियसली गिर जाएगी, तो इनकम इनक्वालिटी बढ़ेगी और हम रिलेटिव पॉवर्टी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच पॉलिसी इज नॉट डिजाइन टू करेक्ट मार्केट फेलियर? आपको मार्केट फेलियर करेक्ट करना है। गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर, मार्केट फेलियर करेक्ट होगा। प्राइस कंट्रोल्स ऑन लार्ज फर्म, मार्केट फेलियर करेक्ट होगा। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेगुलेशंस टू लिमिट स्मोकिंग, मार्केट फेलियर करेक्ट होगा। इंट्रोड्यूसिंग इंपोर्ट कोटास, मार्केट फेलियर इससे करेक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इंपोर्ट कोटास मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए नहीं लगाती, एक ट्रेड पॉलिसी है भाई जो कि ट्रेडिंग को सही करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर ये जो मैंने राइट लगाया हुआ है राइट रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास आ गया आंसर डी, नंबर 14। नंबर 15 पे आ जाता है बेटा। To control the cost of living, government have sometimes imposed maximum price on certain goods that is below the free market price, ठीक है। What is often an undesirable side effect of such a policy? बड़ा आसान है। ये है आपके पास डायग्राम, ठीक है ना। एक्सलरेटिंग जनरल इन्फ्लेशन, प्राइस गिराई है भाई तो इन्फ्लेशन तो नहीं आएगा। इंक्रीजिंग प्रॉफिट फ्रॉम अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स तो उल्टा कम हो गए, प्राइस गिर गई है। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड, सरप्लस तो नहीं होगा, शॉर्टेज होगा। ये आ गया आंसर, शॉर्टेज ऑफ अ गुड। क्योंकि इससे शॉर्टेज क्रिएट होती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाई, तो शॉर्टेज क्रिएट होगी ना बेटा। नंबर 16 पे आ जाओ। व्हेन इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बोल रहा है व्हेन इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम मोस्ट लाइकली टू इंड्यूस एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। लोग इन्वेस्ट कब करते हैं? जब उनको कॉन्फिडेंस हो इकोनॉमी पे, ठीक है ना। और वो लंबे अरसे तक जो है वो उनको सुकून मिले। तो लंबे अरसे तक सुकून मिलने का क्या मतलब है कि ए पढ़ते हैं व्हेन फर्म्स हैव स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओके, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है ना।
अब ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी, तो फर्दर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? पहले जो करंट कैपेसिटी उसको तो मैक्सिमम यूटिलाइज करें, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। फिर when firm use labor intensive प्रोडक्शन में फर्म कैपिटल में इन्वेस्ट करने के बजाय लेबर हायर करती है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट्स तो करेंगे नहीं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है। तो ए और बी तो होगा गलत। when the increase in income is regarded as permanent, यानी इसका मतलब ये है कि जब इनकम में इजाफा परमानेंट समझा जाए, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग उससे जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कांस्टेंट बेसिस पे इनकम बढ़ रही, तो आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। ये बेसिकली एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है ना। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या कहता है हमको? ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम की रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर बिजनेस सोचें कि इनकम की ग्रोथ परमानेंट है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने को अग्री हो जाएंगे। वो नई मशीन्स लाएंगे, नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर भी डी देखेंगे, व्हेन द इंक्रीज इन इनकम इज रिगार्डेड एज टेम्पोररी। अगर सी हो गया तो डी डी हो नहीं सकता, राइट। एक्सप्लेनेशन वही वाइस वर्सा आपके पास आ जाएगी। नंबर 17 पे आ जाते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। यार ये तो बड़ा आसान है, ओ लेवल का सवाल है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन। इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट कैन बी इजीली कैरीड पोर्टेबल। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन नहीं। इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। एंड जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे वो कह रहा है, a pandemic encourages many workers in developed countries to work from home, leading to a closure of city center businesses such as coffee shops and retailers. If this way of working continues after pandemic, what is most likely result? लोग अगर जो है वो घर में ही बैठे रहेंगे, तो उससे क्या होगा? क्या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी? यानी लोग जो है अपनी जॉब्स जो है वो स्विच करते करते रहते हैं, तो वो तो उसका तो कोई ताल्लुक है नहीं यहाँ पर। इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर विल इंक्रीज, वो एक जगह बैठा है, ठीक है ना, तो उसकी जियोग्राफिकल मोबिलिटी तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, राइट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। आप एक जगह बैठे हैं, स्किल्स खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि पैंडेमिक के बाद भी आप घर पे बैठे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू होने की वजह से जो है क्या होगा कि कॉफी शॉप्स, रिटेलर्स, जितनी भी दुकान है वो परमानेंटली बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। और फिर ये वर्कर्स जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। फिर उनको फर्दर स्किल्स सीखने पड़ेंगे, तो तब तक वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड रहेंगे। वॉलंटरी हो नहीं सकता, क्योंकि जब फ्रिक्शनल नहीं तो वॉलंटरी भी नहीं होगा। हमारे पास आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं नंबर 19 पर। नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? नंबर 19 आपसे कह रहा है, इन 2020 population census, China reported that the population was just below 1.4 billion. The birth rate had continued to decline. The number of those reaching retirement age had increased, and the percentage size of workforce had decreased. Which change of policy would most likely sustain China's economic growth in view of these population changes? अब encourage, सॉरी पहला बोल रहा है वो, अलाउ मोर इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, और ज्यादा वर्कर्स आ जाए तो वर्कफोर्स बढ़ जाए ना, तो इससे ग्रोथ हो सकती है। आंसर सही हो सकता ही है। encourage women to leave work to have more children, उससे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है ना। और औरतें कम होंगी तो वैसे वो लेबर की शॉर्टेज से सफर कर रहे हैं, ठीक है ना। इंक्रीज रिसर्च इन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, उसके लिए लेबर्स का, लोगों का होना जरूरी है ना, ठीक है ना। टैक्स ऑन लेबर फोर्स, छोड़ दें इसको भी, बेकार है ये। हमारे पास 19 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नंबर 20 पे आ जाते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, व्हाट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी। नेशनल इनकम कम कब होगी इकोनॉमी में, ठीक है ना। अ फॉल इन प्लान्ड सेविंग्स, ठीक है ना। अ फॉल इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट,
an increase in the average propensity to consume, a reduction in level of defense expenditure. ये बड़ा आसान सवाल है. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिर जाएगा तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लो आपके सामने डी में गिर रहा है. डिफेंस एक्सपेंडिचर में रिडक्शन से नेशनल इनकम जो है वो रिड्यूस करेगी, क्योंकि जी गिर रहा है. जी गिरेगा तो एडी गिरेगा, एडी गिरेगा एई गिर जाएगा, राइट. तो इसीलिए आपके पास ये आंसर हो गया. ठीक है, हमें हमेशा उस पे जाना है जो ऑटोनोमस हो. ठीक है ना. अब आपके पास जो है वो अगला नंबर 21. What according to accelerator principle will cause the level of investment to fall? अभी हमने पढ़ा है इनकम से कनेक्टेड. अभी हमने पढ़ा है, देखो ऊपर आया था ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. इसमें हमने क्या किया था, इनकम की बात की थी. यहां पर भी इनकम वाला आंसर होगा. देखो जरा, डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. भी जरा देखें, नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट में अगर डिक्रीज आ जाएगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगा. यही तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है. एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल इनकम के लेवल पे नहीं बल्कि उसकी ही रेट से जो है वो चेंज हो. ठीक है ना. अगर जीडीपी ग्रोथ रेट गिरा तो मतलब इनकम अभी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी. ठीक है ना. और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो गिर जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है ना. ठीक, इनकम सॉरी लोगों की गिर रही है. तो अ डिक्रीज इन ग्रोथ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम गिर जाएगा, तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी गिर जाएंगे. ठीक है ना. एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल. ठीक है ना. अ डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस. देखो एक बात समझो, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल पूछा उसने, अगर उसने पूछा होता ना कि कब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिरेगा, डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिरता. सही बात है. ए बिल्कुल सही था, लेकिन वो एक्सेलरेटर नहीं, वो मल्टीप्लायर है. ठीक है ना. बी मैंने आपको बता दिया. सी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कैपिटल. ठीक है ना. तो कैपिटल इक्विपमेंट महंगा होने से कॉस्ट जो है वो जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगी, लेकिन इससे एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का ताल्लुक नहीं है. यस, इससे भी इन्वेस्टमेंट गिरेगी, मगर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल अमल में नहीं आ रहा है. एक्सेलरेटर प्रिंसिपल सिर्फ बी में अमल में आ रहा है. ठीक है ना. डी में भी देखो सारे आंसर सही है अगर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल नहीं होता तो, लेकिन एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है तो इसलिए सिर्फ बी आंसर होगा. अब नंबर 22 पे आ जाते हैं. व्हाट इज मेजर्ड ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द फिलिप्स कर्व. वर्टिकल एक्सिस पे इन्फ्लेशन आता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है. ठीक है ना. तो फिलिप्स कर्व के वर्टिकल एक्सिस पे बेटा इन्फ्लेशन मेजर होती है, तो इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा सी, फिलिप्स कर्व. ठीक है. अच्छा जी, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर. साउथ अफ्रीका हैज अटेम्प्टेड to improve the level of economic growth by attracting foreign direct investment. ठीक है. अब आप देखें जरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का गिरा. आपके पास थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड पे गया, इंक्रीज है, एक साथ डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज है इंक्रीज. ठीक है. जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज, जीडीपी की ग्रोथ की बात करें, डिक्लाइन हुआ, नेगेटिव पे गया, नेगेटिव ग्रोथ, वापसी आया ऊपर, कांस्टेंट बेस पे गया, फिर इस तरीके से फ्लक्चुएट होता होता एंड में जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है. ठीक है. व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस डायग्राम अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एफडीआई एंड जीडीपी ग्रोथ. अब देखो सीधी सी बात है, एफडीआई आएगा तो ग्रोथ होगा, होना चाहिए ना. आप खुद देखें, आप खुद देखें कि एफडीआई और ग्रोथ का ताल्लुक क्या है. सबसे पहले आप देखो जरा पहला वाला ऑप्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एफडीआई एंड जीडीपी ग्रोथ इज जनरली वीक. डायग्राम देखने से क्या पता चल रहा है, एफडीआई कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, फेयर इनफ. लेकिन जो जीडीपी का ग्रोथ है, ठीक है ना, वो एक अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहा है. दोनों ग्राफ एक साथ जो है वो कंसिस्टेंटली मूव नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए कोई क्लियर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, एफडीआई बढ़ रहा है,
और आपका ग्रोथ देखें कहाँ जा रहा है। ये तो उल्टा हो रहा है ना, तो वीक रिलेशन हुआ, जो कि सही आंसर हो सकता है हमारा। ठीक है। इंक्रीज इन एफडीआई आर इन लाइन विद इंप्रूवमेंट्स इन जीडीपी, इन लाइन नहीं है, वीक है भाई। ठीक है। लोअर एफडीआई इज लिंक टू स्टेबल जीडीपी। एफडीआई गिरी तो जीडीपी ग्रोथ स्टेबल नहीं रही ना। ठीक है ना, जीडीपी में फ्लक्चुएशंस तो आ रही हैं, ठीक है ना। नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ इज लिंक टू लैक ऑफ इनफ्लोज, ये बात गलत है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नंबर 24 पे आ जाते हैं। Which change would be most likely to indicate that a country has experienced economic development? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंप्रूवमेंट इन एवरेज सिटीजन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एप्रिसिएशन कंट्रीज करेंसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, ये तो उल्टा जो है वो डेवलपमेंट से कनेक्टेड है ही नहीं है, बहुत ही इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन बनेगा तो बनेगा। एंड इम्प्रूवमेंट इन कंट्रीज ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक टारगेट है, मगर जरूरी नहीं है इससे आपका जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। एंड इंक्रीज इन द कंट्रीज रियल जीडीपी, ये तो सिर्फ ग्रोथ है, डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोथ नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए आपके पास आंसर हो जाएगा बी, नंबर 24 का। नंबर 25 पे आ जाते हैं बेटा। द टेबल गिव्स सम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर 4 कंट्रीज। ठीक है। Which country is closest to achieving the principal aims of government economic policy? ठीक है ना। ठीक है भाई। ये कह रहा है which country is closest to achieving the principal aims of government economic policy। ठीक है भाई। परसेंटेज चेंज इन जीडीपी आपके सामने है, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता गया, लेकिन डी में वो बहुत ही अच्छे लेवल पे, सबसे बेस्ट लेवल जी पे, डी पर है, सॉरी जी कह रहा हूं मैं। अनएम्प्लॉयमेंट लोएस्ट ए पर थी, फिर हाईएस्ट, फिर उससे कम हुई और फिर उससे और कम हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर बाजी ले गया है अनएम्प्लॉयमेंट ए के लिए। अच्छा जी। चेंज इन जीडीपी डी बाजी ले गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में भी कंट्री डी बाजी ले गया, और यहाँ ये आ रहा है सेकंड पर कंट्री डी। ठीक है। अच्छा जी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि इसका अच्छा है, इन दोनों का तो बुरा है, तो बी और सी तो काट दो। अब रहता है ए और डी, जिसमें डी अगेन बाजी ले जाता है, क्योंकि डी का सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एम्स अचीव कर रहा है, जो कि है कंट्री डी। ठीक है ना। व्हाट इज अ गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम? अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एम आ तो गया, ए होना चाहिए आंसर, फिर भी देखेंगे। इंक्रीज इन मोनोपोली रेगुलेशन एम नहीं है, लोअर टैक्सेस एम नहीं है, मिनिमम वेज एम नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक एम पूछा था उसने। विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो इनकम कंट्री? देखो, लो इनकम कंट्री में इनइक्वालिटी होगी, तो उसकी जीनी कोएफिशिएंट वैल्यू होगी हाई, तो सीधी सी बात है सी और डी हो गया गलत। ठीक है ना। वो प्राइमरी सेक्टर पे भी ज्यादा डिपेंडेंट होगा, तो अभी तक ए और बी दोनों आंसर बन रहे हैं। ठीक है ना। पर कैपिटल इनकम उसकी हाई नहीं होगी ना, लो होगी ना, राइट। ठीक है, तो इसलिए आपके पास आंसर बन गया बी, बड़ा आसान। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 28। व्हाट इज द रोल ऑफ आईएमएफ? ठीक है। टू एडवाइज कंट्रीज दैट आर एक्सपीरियंसिंग ट्रेड डिसएग्रीमेंट। आईएमएफ का ट्रेड डिसएग्रीमेंट से ताल्लुक नहीं होता, उसके लिए जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है ना, उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैंसिल हो गया। टू हेल्प चैरिटीज प्रोवाइडिंग इमरजेंसी असिस्टेंस टू कंट्रीज इन नीड। ठीक है ना, इसके लिए होती है आपके पास यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। ठीक है ना, आईएमएफ का ये काम नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम है आईएमएफ का ना, पता है आपको।
टू ऑफर शॉर्ट टर्म असिस्टेंट टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स। यानी मेरे पास फॉर एग्जांपल $5,000 के एक्सपोर्ट्स हैं, $10,000 के इंपोर्ट हैं, तो $5,000 मेरे पास डेफिसिट है, तो मैं लोन किससे लूंगा? आईएमएफ के पास जाऊंगा। तो आईएमएफ का रोल ये है कि भाई अब वो आपको शॉर्ट टर्म असिस्टेंट दे सकता है। उसका मेन फंक्शन ये है कि जब किसी जो कोई कंट्री क्राइसिस में फंस जाए तो उसको पैसे दे वो। ठीक है, तो ये आपके पास बी आंसर होना चाहिए। टू प्रोवाइड सेल्फ टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, ये तो आईएमएफ करता नहीं है, बगैर इंटरेस्ट के काम नहीं करता वो। ठीक है ना? और अगर करता भी तो वर्ल्ड बैंक करेगा, आईएमएफ नहीं करेगा। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा नंबर 29। The diagram shows international trading position of a country that had tariffs on imports. The country removed the tariffs on imports. ठीक है, what was the quantity of imports into this country after the removal of tariff? टैरिफ था तो Q2 से Q3 तक का इंपोर्ट्स था। अब जो है वो Q1 से Q4 तक का इंपोर्ट्स हो जाएगा। ये होना चाहिए आंसर। ठीक है ना? तो टैरिफ हटाने के बाद आपके इंपोर्ट जाहिर सी बात है बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। ठीक है ना? तो अब आपके पास व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स Q1 से Q2? नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, Q1 से Q4, यस ये सही होगा, बाकी गलत हैं। क्योंकि जब हमने एक सही डायग्राम से कर ले तो बाकी हो नहीं सकता। जैसे कि सी भी देख लेते, Q2 से Q3, Q2 से Q3 प्रीवियस था, करंट नहीं था। Q3 से Q4, Q3 से Q4 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो बचा क्या आपके पास? बी। Under which circumstances will low wage and low cost land in a low income country not attract foreign investment in manufacturing? यानी लो वेजेस भी हैं, लो कॉस्ट लैंड भी है, और कंट्री भी लो इनकम कंट्री, फिर भी एफडीआई अट्रैक्ट नहीं हो रही। ठीक है, इफ कंट्री क्रिएट्स जेन्युइन इंडिपेंडेंस फॉर द सेंट्रल बैंक, तो जो है आपके पास अगर इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक्स हैं और मॉनेटरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो एफडीआई तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, वो डिस्करेज तो नहीं होगा, क्योंकि पैसा मिलेगा आपको। इफ अ कंट्री embarks ऑन अ प्रोग्राम ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो भी अट्रैक्ट होगा एफडीआई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गई ना, फर्म्स मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। इफ अ कंट्री लैक्स वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग आने से कतराएंगे, एफडीआई नहीं आएगी। इफ कंट्री परमिट्स रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी ले जाओ प्रॉफिट, तो भर भर के एफडीआई आएगी, और रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर आंसर बन जाएगा सी। तो ये आपके पास कंप्लीट हुआ बच्चों। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।